दोस्तों आप में से जो भी यील्ड कर्व इन्वर्जन के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि यील्ड कर्व इन्वर्जन को ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक आने वाली मंदी, एक आने वाले रिसेशन और रिसेशन के साथ होने वाले स्टॉक मार्केट क्रैश का एक बहुत ही रिलायबल लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। और इसीलिए दोस्तों इस स्टेज में आकर हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही के समय में हमें फिर से एक बार एक बहुत बड़ा यील्ड कर्व इन्वर्जन देखने को मिला है। और इस यील्ड कर्व इन्वर्जन के बारे में जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि ये यील्ड कर्व इन्वर्जन 500 दिन से भी ज्यादा चला। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ जाता है। इससे फर्क ये पड़ता है दोस्तों कि पिछले 100 साल में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि यील्ड कर्व इन्वर्जन 500 दिन से ज्यादा चला, और इन तीनों बार यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट का जो हाल हुआ वो बयान नहीं किया जा सकता है। पिछले 100 साल में जो पहला यील्ड कर्व इन्वर्जन हमें देखने को मिला जो कि 500 दिन से ज्यादा चला, वो था 1929 का यील्ड कर्व इन्वर्जन। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। 1929 में हमें ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला, और 1929 और 1932 के बीच डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 89% से क्रैश कर गया। दूसरी बार हमें यील्ड कर्व इन्वर्जन जो कि 500 दिन से ज्यादा का था वो देखने को मिला 1973 में, जिसके बाद यूएस इकोनॉमी में हमें एक बहुत ही सीवियर रिसेशन देखने को मिला, जिसके दौरान S&P 500 इंडेक्स करीब करीब 50% से क्रैश कर गया। और फाइनली तीसरी बार हमें यील्ड कर्व इन्वर्जन जो कि 500 दिन से ज्यादा का था वो देखने को मिला 2006 से 2007 के बीच में। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, जिसके दौरान S&P 500 इंडेक्स 50% से भी ज्यादा क्रैश कर गया। और इसीलिए दोस्तों ये एक बहुत ही बड़े खतरे का संकेत है कि हाल के समय में हमें फिर से एक बार एक यील्ड कर्व इन्वर्जन 500 दिन से ज्यादा का देखने को मिला है। और इसीलिए दोस्तों इस स्टेज पे आके एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में हमें क्या फिर से एक बार एक बहुत सीवियर मंदी और एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हाल के समय में हमें यूएस इकोनॉमी में एक स्लोडाउन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। स्पेशली यूएस के लेबर मार्केट में ये स्लोडाउन का माहौल बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखने लगा। हाल के महीनों में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 में 3.4% पे था, वो अब बढ़ के 4.4% तक पहुंच गया है। और इकोनॉमी में इस स्लोडाउन के साथ साथ अब हाल के हफ्तों में हमें यूएस के इक्विटी मार्केट्स में भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो करेक्शन है वो हमें यूएस के टॉप एआई स्टॉक्स में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिल रहा है। दोस्तों इकोनॉमी में एक स्लोडाउन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और इसके साथ साथ इक्विटी मार्केट्स में भी एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों कई इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट का अब ये मानना है कि आने वाले समय में हमें यूएस इकोनॉमी में एक रिसेशन देखने को मिल सकता है और इसके साथ साथ एक बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश भी देखने को मिल सकता है। इन दोस्तों रिसेशन और मार्केट क्रैश को लेके इन्वेस्टर्स के बीच जो डर बैठता जा रहा है, क्या ये वाकई में सही है? दोस्तों इस संदर्भ में मैंने आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो पब्लिश किया था। इस वीडियो को मैंने 6 अप्रैल 2024 के दिन पब्लिश किया था और इस वीडियो में मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि किसी भी आने वाले रिसेशन से पहले हमें इक्विटी और बॉन्ड मार्केट से कौन से संकेत मिलने लगते हैं। आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने रिसेशन के बारे में क्या कहा था? वेल, इस वीडियो में मैंने रिसेशन को लेके 3 कंडीशंस रखे थे। मेरा मानना यह है कि यूएस इकोनॉमी में हमें एक रिसेशन देखने को मिले, इससे पहले ये जरूरी है कि ये तीनों कंडीशंस पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। तो बेसिकली मेरा मानना यह है कि मेरे बताए हुए ये जो 3 कंडीशंस है ये पूरी तरह से फुलफिल हो, उसके बाद ही ये संभव है कि यूएस इकोनॉमी में एक रिसेशन आ सकता है। क्या थे ये 3 कंडीशंस? चलिए देखते हैं। पहला कंडीशन ये था कि यील्ड कर्व के अनइन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। दूसरा कंडीशन ये था कि रिवर्स रिपो फैसिलिटी में जो बैलेंस बचा है वो अब 0 हो चुका है। और तीसरा कंडीशन ये था कि फेड फंड्स रेट को घटाने की जो प्रक्रिया है वो फेड ने शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये थे वो 3 कंडीशंस जो कि मैंने आज से 1.5 साल पहले रखे थे और मेरा मानना आज भी ये है कि ये तीनों कंडीशंस को पूरी तरह से फुलफिल होना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें यूएस इकोनॉमी में एक रिसेशन देखने को मिल सकता है। तो एक तरह से ये जो 3 कंडीशंस है वो प्री रिक्विजिट बन जाते हैं, प्री कंडीशंस बन जाते हैं। इनका फुलफिल होना जरूरी हो जाता है किसी भी रिसेशन के मटेरियलाइज करने से पहले। और दोस्तों आज भी मुझे मेरे व्यूअर्स से इस बारे में मैसेजेस और ईमेल्स मिलते हैं कि ये जो 3 कंडीशंस है इनका करंट स्टेटस क्या है, इसको लेके मैं एक वीडियो बनाऊं। और इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो 3 कंडीशंस है इनका करंट स्टेटस क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊं।
दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले कंडीशन से, जो कि है यील्ड कर्व शुड हैव अनइन्वर्टेड। का मतलब यह है कि यील्ड कर्व का अनइन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन दोस्तों इस स्टेज पे आप शायद सोच रहे होंगे कि यील्ड कर्व क्या होता है और यील्ड कर्व का अनइन्वर्जन क्या होता है। तो घबराइए मत दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि यील्ड कर्व क्या होता है और यील्ड कर्व इन्वर्जन क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि हम यील्ड कर्व इन्वर्जन के बारे में चर्चा करें, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे गवर्नमेंट मार्केट से कर्जा उठाती है। इसको इस तरह से समझिए कि अगर आपको कर्जा चाहिए, अगर आपको लोन लेना है, तो आप एक बैंक के पास जाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन अगर सरकार को लोन लेना होता है तो सरकार को किसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार को अगर लोन लेना है तो सरकार क्या करती है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टर्स को बेचती है। तो कोई भी इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर कोई भी इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो इफेक्टिवली उसका मतलब ये होता है कि वो इन्वेस्टर गवर्नमेंट को अपना पैसा लोन में दे रहा है। और अगर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स अलग अलग ड्यूरेशन में आते हैं। आपको एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड भी मिल जाएगा जिसका ड्यूरेशन सिर्फ 1 महीने का है, और अगर आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको 30 साल तक का यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड भी मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। दोनों में फर्क क्या है? अगर आप एक 1 मंथ यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इफेक्टिवली आप यूएस गवर्नमेंट को 1 महीने के लिए एक लोन दे रहे हैं। अगर आप एक 30 ईयर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इफेक्टिवली यूएस गवर्नमेंट को 30 ईयर्स के लिए एक लोन दे रहे हैं। दोस्तों जब आप एक यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूएस गवर्नमेंट से एक इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप किसी भी यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को उस बॉन्ड का यील्ड कहा जाता है। दोस्तों अभी जो ये ब्लू लाइन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन हमें बताता है कि यूएस गवर्नमेंट का जो 10 ईयर बॉन्ड है उसका हिस्टोरिकल यील्ड, हिस्टोरिकल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है। अब इसके साथ ये येलो लाइन मैं जोड़ देता हूं। ये येलो लाइन हमें ये बताता है कि हिस्टोरिकली यूएस गवर्नमेंट का जो 3 मंथ का बॉन्ड होता है उसका हिस्टोरिकल यील्ड, द हिस्टोरिकल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है। दोस्तों इस चार्ट में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये कि पिछले करीब 50 साल में ज्यादातर समय हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है वो येलो लाइन के ऊपर रहा है। तो मतलब ये है कि पिछले 50 साल में ज्यादातर वक्त यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड का जो यील्ड है वो यूएस गवर्नमेंट 3 मंथ बॉन्ड से ज्यादा रहा है। और दोस्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका एक बहुत स्पेसिफिक कारण है कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड का जो यील्ड है वो ज्यादातर वक्त यूएस गवर्नमेंट 3 मंथ बॉन्ड के यील्ड से ज्यादा होता है। और दोस्तों वो कारण ये है कि एक बॉन्ड आफ्टर ऑल एक लोन होता है। किसी भी लोन के केस में जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है, जो यील्ड एप्लीकेबल होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस लोन में डिफॉल्ट की संभावना कितनी ज्यादा है। डिफॉल्ट की संभावना यानी कि आपका पैसा आपको वापस ना मिले, इसकी संभावना कितनी है। डिफॉल्ट का रिस्क जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बोरोवर अपना इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखेगा इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर द हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। अब ये जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो समय के साथ बढ़ता रहता है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जब आप किसी को लोन देते हैं तो वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसके चलते जो बोरोवर है वो आपको आपका पैसा वापस नहीं कर पाएगा। दोस्तों लोन वापस ना कर पाने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिसने लोन लिया है उसकी नौकरी चली गई हो, ऐसा हो सकता है कि जिसने लोन लिया है उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो। और ये जो रिस्क है कि नौकरी चली जाए या स्वास्थ्य सही ना हो, ये सारे रिस्क समय के साथ बढ़ते रहते हैं। किसी के नौकरी चले जाने का रिस्क, किसी के स्वास्थ्य बिगड़ जाने का रिस्क आज से 1 साल बाद जितना ज्यादा होता है, ये रिस्क आज से 10 साल बाद उससे कहीं गुना ज्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों जब भी कोई लेंडर किसी को 10 साल के लिए लोन दे रहा होता है तब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो यूजुअली 1 साल के लोन की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट जो है वो 10 साल के लोन के केस में 1 साल के लोन की तुलना में काफी ज्यादा होता है। और इस रिस्क को कॉम्पनसेट करने के लिए लेंडर्स 10 साल के लोन के केस में एक हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। और ये सेम प्रिंसिपल बॉन्ड्स के बारे में भी लागू होता है क्योंकि बॉन्ड्स आफ्टर ऑल एक तरह का लोन ही होता है। इसीलिए दोस्तों हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि पिछले करीब करीब 50 साल में ज्यादातर वक्त यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड का जो यील्ड है वो यूएस गवर्नमेंट 3 मंथ बॉन्ड के यील्ड से ज्यादा रहा। बाय द वे दोस्तों इस चार्ट में हम ये भी देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो येलो लाइन है वो ब्लू लाइन के ऊपर चला गया है। और इस येलो लाइन का ब्लू लाइन के ऊपर चले जाने का क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि ऐसे वक्त में यूएस गवर्नमेंट 3 मंथ बॉन्ड का जो यील्ड है वो यूएस गवर्नमेंट के 10 साल के बॉन्ड से भी ऊपर चला गया होता है।
तो जब भी ऐसा होता है कि ये येलो लाइन ब्लू लाइन के ऊपर चला गया है, ऐसे वक्त में यील्ड कर्व को माना जाता है कि यील्ड कर्व अब इन्वर्ट हो गया है। दोस्तों, यील्ड कर्व का जो इन्वर्जन है, इसको एक और तरीके से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अभी जो आप अपने स्क्रीन में ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली रेड लाइन ब्लू लाइन और येलो लाइन के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ब्लू लाइन माइनस येलो लाइन इज बेसिकली इक्वल टू द रेड लाइन। और चूंकि ज्यादातर वक्त ब्लू लाइन येलो लाइन से ऊपर होता है, इसीलिए ब्लू लाइन माइनस येलो लाइन का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस पॉजिटिव होता है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि ज्यादातर वक्त जो ये रेड लाइन है, जो ब्लू लाइन और रेड लाइन येलो लाइन के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये रेड लाइन ज्यादातर वक्त जीरो के ऊपर है। और जब भी ये रेड लाइन जीरो के नीचे चला जाता है, उन पीरियड्स को कहा जाता है यील्ड कर्व इन्वर्जन। लेकिन दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि यील्ड कर्व इन्वर्जन से क्या फर्क पड़ जाता है। यील्ड कर्व इन्वर्जन से फर्क ये पड़ता है कि जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हिस्टोरिकली जब भी यूएस में यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ है, उसके बाद यूजुअली हमें यूएस इकोनॉमी में एक रिसेशन देखने को मिला है। और इसीलिए दोस्तों, यील्ड कर्व इन्वर्जन को आने वाले रिसेशन का एक बहुत ही रिलायबल लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। और दोस्तों, इस संदर्भ में हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत इस वक्त इसलिए है क्योंकि हाल के समय में हमें एक बहुत ही बड़ा यील्ड कर्व इन्वर्जन देखने को मिला है 2022 और 2024 के बीच। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या हम ये मान लें कि आने वाले समय में हमें फिर से एक रिसेशन देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती है कि यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद रिसेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा वाकया भी हुआ है कि यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ है और यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद हमें कोई रिसेशन देखने को नहीं मिला है। फॉर एग्जांपल, आप अपने चार्ट इस अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं कि 1998 में हमें ऐसा देखने को मिला था कि यील्ड कर्व थोड़े समय के लिए इन्वर्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद हमें कोई रिसेशन देखने को नहीं मिला। ये अलग बात है कि 1998 का जो ये इन्वर्जन था, ये एक बहुत ही शैलो इन्वर्जन था। ये जो रेड लाइन है, ये जस्ट अबाउट जीरो लाइन को टच करता है और उसके बाद वापस ऊपर चला जाता है। लेकिन हाँ, इसके चलते ये हमें मानना पड़ेगा कि यील्ड कर्व इन्वर्जन एक फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है। यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद रिसेशन आएगा ही आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार हो चुका है। 1998 में एक बार हमें ऐसा देखने को मिला कि यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद रिसेशन नहीं आया, और इससे पहले हमें 1966 में ऐसा देखने को मिला था कि यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ था और उसके बाद हमें रिसेशन देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, पॉसिबिलिटी तो है कि हाल में जो हमें यील्ड कर्व इन्वर्जन देखने को मिला है, इसके बाद कोई रिसेशन ना आए। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में देखें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हिस्टोरिकली ऐसा सिर्फ दो बार हुआ है कि यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है और उसके बाद रिसेशन नहीं हुआ है। इसके मुकाबले यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद रिसेशन हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा रही है। दोस्तों, आप चलिए समझते हैं कि यील्ड कर्व इन्वर्जन का इक्विटी मार्केट्स, स्पेशली इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। और इस इंपैक्ट को समझने के लिए हमें यील्ड कर्व को निफ्टी के चार्ट के साथ एक साथ देखना पड़ेगा। चलिए ये देखते हैं। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये है यील्ड कर्व, और नीचे जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये है निफ्टी का चार्ट। दोस्तों, इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि मिडिल ऑफ 2006 एंड मिडिल ऑफ 2007 के बीच में यील्ड कर्व में एक इन्वर्जन देखने को मिला था। और इस इन्वर्जन के बाद हमें जनवरी 2008 के बाद से यूएस इकोनॉमी में एक बहुत सीवियर रिसेशन देखने को मिला। और जैसे ही यूएस में एक रिसेशन का माहौल बनने लगा, उसके साथ साथ दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में एक बहुत बड़ा क्रैश आया। इंडिया में निफ्टी में हमें करीब 60% का क्रैश देखने को मिला। अगली बार हमें जो यील्ड कर्व इन्वर्जन देखने को मिला वो था 2019 में। इस बार भी यील्ड कर्व इन्वर्जन के कुछ महीनों बाद ही हमें यूएस इकोनॉमी में रिसेशन देखने को मिला। और जैसे ही यूएस इकोनॉमी में रिसेशन शुरू हुआ, दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में बड़ा क्रैश देखने को मिला। इंडिया में निफ्टी में 38% का क्रैश देखने को मिला हमें। दोस्तों, आप चलिए समझते हैं कि यील्ड कर्व इन्वर्जन के दौरान जो एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। 2006 और 7 के बीच में जो इन्वर्जन देखने को मिला था, उसमें हमने देखा कि मिडिल ऑफ 2006 में यील्ड कर्व का इन्वर्जन हुआ। मिडिल ऑफ 2006 में बेसिकली ये रेड लाइन है वो जीरो के नीचे गया, और फिर करीब एक साल बाद 2007 के बीचों बीच यील्ड कर्व वापस जीरो के ऊपर चला गया। जब ये यील्ड कर्व वापस जीरो के ऊपर चला जाता है, इसको कहा जाता है यील्ड कर्व का अनइन्वर्जन होना। सीक्वेंस कुछ ऐसा बना कि पहले यील्ड कर्व का इन्वर्जन हुआ, उसके बाद यील्ड कर्व का अनइन्वर्जन हुआ, और अनइन्वर्जन के कुछ समय बाद हमें यूएस में रिसेशन देखने को मिला। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है
कि यील्ड कर्व के इन्वर्जन से डरना नहीं चाहिए, यील्ड कर्व के अनइन्वर्शन से डरना चाहिए, क्योंकि यील्ड कर्व के अनइन्वर्शन के बाद हमें रिसेशन देखने को मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया का ऑलमोस्ट एक एग्जैक्ट रिपीट हमें 2020 में जो कोविड वाला रिसेशन आया था उसके कुछ समय पहले देखने को मिला। कोविड वाले रिसेशन के कुछ समय पहले मई 2019 के करीब हमें फिर से एक बार यील्ड कर्व में इन्वर्जन देखने को मिला। 2000 मई 2019 में ये जो रेड लाइन है ये जीरो के नीचे चला गया, लेकिन ये इन्वर्जन ज्यादा दिन नहीं चला। अक्टूबर 2019 आते आते यील्ड कर्व का फिर से एक बार अनइन्वर्जन हो गया, मतलब कि ये रेड लाइन फिर से एक बार जीरो लाइन के ऊपर चला गया। और जैसे यील्ड कर्व का अनइन्वर्जन हुआ उसके ठीक 3-3.5 महीने के अंदर हमें फिर से एक बार यूएस इकोनॉमी में एक बहुत सीवियर रिसेशन देखने को मिला। और इसीलिए दोस्तों हमें इस स्टेज पे आके बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं हाल के समय में 2022 से 2024 के बीच हमें फिर से एक बार एक बहुत ही बड़ा यील्ड कर्व इन्वर्जन देखने को मिला है। हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि यील्ड कर्व का जो इन्वर्जन था ये इन्वर्जन हुआ था अक्टूबर 2022 में, और उसके बाद ये यील्ड कर्व 2 साल से भी ज्यादा समय तक यील्ड कर्व इन्वर्टेड रहा, और फाइनली दिसंबर 2024 में जाके यील्ड कर्व फाइनली अनइन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि हाल के इन्वर्जन के दौरान यील्ड कर्व 780 डेज तक इन्वर्टेड रहा, 780 दिन का इन्वर्जन। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी भी ऐसा हुआ है कि यील्ड कर्व इतने लंबे समय तक इन्वर्टेड रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो हमें यील्ड कर्व इन्वर्जन 2022 से 2024 के बीच में देखने को मिला, ये संभवतः रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे लंबा यील्ड कर्व इन्वर्जन था। और दोस्तों हाल के यील्ड कर्व इन्वर्जन की अवधि पे मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि यील्ड कर्व इन्वर्जन 500 दिन से भी ज्यादा चला है। एंड गेस व्हाट, इन तीनों इन्वर्जन्स के बाद हमें यूएस इकोनॉमी में एक महामंदी, एक बहुत ही सिवियर रिसेशन का माहौल देखने को मिला तीनों की तीनों बार। और इन 3 रिसेशंस के दौरान हमें स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिला वो स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के सम ऑफ द सीवियरेस्ट रिसेशंस में गिना जाता है। तो चलिए दोस्तों इन 3 यील्ड कर्व इन्वर्जन्स और इन इन्वर्जन्स के बाद क्या हुआ उसको और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों 500 दिन से ज्यादा चलने वाला जो पहला यील्ड कर्व इन्वर्जन था वो हमें देखने को मिला था 1929 में। इसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। 1929 के बाद हमें ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला, जिसका प्रभाव दुनिया के हर बड़े छोटे इकोनॉमी पे पड़ा। और इसका स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा? वेल, उन दिनों S&P 500 इंडेक्स नहीं था। उस जमाने में सिर्फ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स हुआ करता था। और 1929 से 1932 के बीच डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एक्सचेंज में हमें 89% का क्रैश देखने को मिला। दोस्तों दूसरी बार हमें 500 दिन से ज्यादा चलने वाला यील्ड कर्व इन्वर्जन 1972 से 1973 के बीच देखने को मिला। और इस इन्वर्जन के ठीक बाद लेट 1973 से यूएस इकोनॉमी में एक बहुत ही सीवियर रिसेशन शुरू हुआ, और ये रिसेशन 1974 तक चलता रहा। इसका स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा? जैसा कि हम देख सकते हैं इस रिसेशन के दौरान हमें S&P 500 में 48% का क्रैश देखने को मिला। और फाइनली हमें तीसरी बार 500 डेज से भी ज्यादा का यील्ड कर्व इन्वर्जन देखने को मिला 2006 से 2007 के बीच। और इस इन्वर्जन के पूरे होने के कुछ ही महीनों के अंदर हमें जनवरी 2008 के बाद से यूएस इकोनॉमी में एक बहुत ही सीवियर रिसेशन देखने को मिला। 2008 का ये रिसेशन इतना सीवियर था कि माना जाता है कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद से यूएस इकोनॉमी में इतना सीवियर रिसेशन आज तक नहीं आया है। इसीलिए दोस्तों इस रिसेशन को आज भी कई एक्सपर्ट्स ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 GFC ऑफ 2008 के नाम से रेफर करते हैं। इस मंदी का स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ा? जैसा कि हम देख सकते हैं 2008 के GFC के दौरान S&P 500 इंडेक्स में हमें 52% का क्रैश देखने को मिला। दोस्तों ये था सारांश उन 3 यील्ड कर्व इन्वर्जन्स का जिनके दौरान यील्ड कर्व इन्वर्जन्स 500 दिन से ज्यादा चले। और जैसा कि हम देख सकते हैं इन तीनों यील्ड कर्व इन्वर्जन्स के बाद हमें बहुत ही सीवियर रिसेशंस देखने को मिले, और इन 3 रिसेशंस के दौरान हमें स्टॉक मार्केट में 50% से लेकर ऑलमोस्ट 90% तक का क्रैश देखने को मिला। और इसीलिए दोस्तों मैं इस बात पे बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि इस स्टेज पे आके हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हाल के समय में हमें फिर से एक बार यील्ड कर्व इन्वर्जन देखने को मिला है। और ये यील्ड कर्व इन्वर्जन हिस्ट्री का ओनली 4th ऐसा यील्ड कर्व इन्वर्जन है, जबकि इन्वर्जन 500 दिन से ज्यादा चला है। दोस्तों इस स्टेज में आकर एक और बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, और वो ये कि इन सारी कहानियों को सुना के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं। तो सच पूछ के तो यील्ड कर्व इन्वर्जन 500 दिन से ज्यादा चला है ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है, और इन तीनों बार हमें
यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद बहुत सीवियर रिसेशन देखने को मिले हैं और इन रिसेशंस के दौरान बहुत सीवियर स्टॉक मार्केट क्रैश भी देखने को मिला है। इन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और ये चीज जो स्टेटिस्टिक्स समझते हैं, जो स्टेटिस्टिक्स के छात्र है, वो और अच्छी तरह समझेंगे कि अगर कोई वाकया 3 बार हुआ है तो ये बिल्कुल भी इस बात की गारंटी नहीं बन जाता है कि वो वाकया फिर से चौथी बार भी उसी तरह से रिपीट होगा। क्योंकि थियोरिटिकल स्टेटिस्टिक्स के नजर से अगर आप इस पूरी चीज को देखिएगा तो किसी चीज का 3 बार होना स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं कहा जा सकता है। और इसीलिए दोस्तों मैं बिल्कुल भी ये इंप्रेशन देना नहीं चाहता हूं कि चूंकि हमें फिर से एक बार एक 500 दिन से ज्यादा चलने वाला यील्ड कर्व इन्वर्जन देखने को मिला है हाल के समय में, तो इस बात की गारंटी बन जाती है कि आने वाले समय में हमें एक बहुत ही सीवियर रिसेशन देखने को मिल सकता है, और इस रिसेशन के दौरान हमें एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिल सकता है। इसकी बिल्कुल भी कोई ऐसी गारंटी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इससे पहले ऐसा 3 बार हो चुका है, और इसके मद्देनजर हमें 2026 में एक बहुत सीवियर रिसेशन और उस रिसेशन के दौरान एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट करेक्शन के पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इस वक्त के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और वो ये कि इन सब के मद्देनजर इस वक्त हमारा पोर्टफोलियो पोजीशनिंग क्या होना चाहिए। दोस्तों इस सवाल का जवाब शायद इतना कॉम्प्लेक्स और लंबा है कि इसके लिए मुझे शायद एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना कहूंगा कि फिलहाल तो मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में और मेरे सारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में फुल्ली इन्वेस्टेड हूं। यानी कि मेरे और मेरे क्लाइंट पोर्टफोलियोज का ज्यादातर पैसा इस स्टेज में इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड है। इन दोस्तों ये जो हमारी अभी की पोजिशनिंग है ये कोई परमानेंट पोजिशनिंग नहीं है। इंस्टेंट, जैसे कि मैंने मेरे इससे पहले के कई वीडियोस में समझाने की कोशिश की है, हम कांस्टेंट बेसिस में यूएस का जो बॉन्ड मार्केट है उसके लिक्विडिटी कंडीशंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही हमें ऐसा कोई संकेत मिलता है कि यूएस बॉन्ड मार्केट के लिक्विडिटी कंडीशंस टाइट होने लगे हैं, हमें उसके बाद थोड़ा भी समय नहीं लगेगा हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज के पोजीशनिंग को चेंज करने में, हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में जो इक्विटी का एक्सपोजर है उसको ड्रास्टिकली घटाने में। और दोस्तों ये हम कर पाते हैं क्योंकि ये हमारा मेन पेशा है, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है। हम कंटिन्यूअस बेसिस में यूएस बॉन्ड मार्केट की लिक्विडिटी को मॉनिटर करते हैं और उस मॉनिटरिंग के बेसिस में ऑन अ डेली बेसिस ये डिसाइड करते हैं कि हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में इक्विटी एक्सपोजर कितना रखना है। और इसीलिए दोस्तों मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि इस स्टेज पे आके हम सबके पास एक इस तरह का रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास इस तरह का एक रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है तभी ये संभव हो सकेगा कि हम इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे जब तक लिक्विडिटी कंडीशंस इजी है, और ये भी संभव हो सकेगा कि जैसे जैसे हम अगले रिसेशन से करीब आते हैं, जैसे जैसे लिक्विडिटी कंडीशंस टाइट होते जाते हैं, उसके मद्देनजर हम अगला बड़ा मार्केट क्रैश होने से पहले समय रहते मार्केट से निकल सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक रोबस्ट रूल्स बेस्ड फ्रेमवर्क, एक रूल्स बेस्ड स्ट्रैटेजी हमने metacaps.ai में बनाया है, जिसका उपयोग हम करते हैं हमारा फ्लैगशिप अल्फासिप स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो होता यह है कि अल्फासिप स्ट्रैटेजी के तहत हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज को कंटिन्यूअसली कुछ हाई परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स और कुछ हाई परफॉर्मिंग डेट फंड्स के बीच में कंटिन्यूअसली रिबैलेंस करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली स्विच करते रहते हैं एज पर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। और ये जो हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में हम रिबैलेंसिंग और स्विचिंग करते रहते हैं, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 15 से भी ज्यादा बॉन्ड मार्केट वेरिएबल्स जिनको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। और इन 15 से भी ज्यादा बॉन्ड मार्केट पैरामीटर्स को मॉनिटर करके हम इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी कंडीशंस इजी होते जा रहे हैं या टाइट होते जा रहे हैं। और हमारा निष्कर्ष अगर ये होता है कि लिक्विडिटी कंडीशंस अब इंप्रूव कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। और अगर हमारा निष्कर्ष ये होता है कि लिक्विडिटी कंडीशंस अभी फाइनेंशियल मार्केट्स में टाइट होते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हम हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में इक्विटी एक्सपोजर घटा देते हैं। दोस्तों इस अल्फासिप स्ट्रैटेजी के सहारे पिछले 1 साल में हमने हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में कई सारे बेहतरीन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया है। और इन ट्रेड्स का परिणाम ये हुआ है कि पिछले साल सितंबर 2024 के बाद से जो करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिला है, उस करेक्शन के इंपैक्ट से काफी हद तक
हम सफल रहे हैं अपने क्लाइंट पोर्टफोलियोज को प्रोटेक्ट करने में। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 के बाद से निफ्टी में हमें जो रिबाउंड देखने को मिला है, काफी हद तक हम इस रिबाउंड को भी हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में कैप्चर करने में सफल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस तरह के एक स्ट्रिक्ट रूल्स बेस्ड अप्रोच के तहत मैनेज होना चाहिए, तो आप भी हमारे अल्फासिप स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, अल्फासिप स्ट्रैटेजी को हम 3 अलग अलग वेरिएंट्स में ऑफर करते हैं। इन तीनों वेरिएंट्स का डिटेल अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इनमें से जो वेरिएंट रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है पहला वेरिएंट अल्फासिप टैक्स सेवर वेरिएंट। अल्फासिप टैक्स सेवर वेरिएंट के तहत अगर आप एनुअली 2.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट करते हैं और आप अगर अपना एसआईपी कम से कम 5 साल तक जारी रखते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट का जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है अंडर सेक्शन 1010D। इनफैक्ट अल्फासिप टैक्स सेवर वेरिएंट शायद एकमात्र अब ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बचा है जिसके तहत इनकम टैक्स के न्यू रेजिम में भी पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री रहता है। अगर आपको अल्फासिप के 3 में से किसी भी वेरिएंट में इन्वेस्ट करने की इच्छा है, तो आप हमारे वेबसाइट metacaps.ai/products में जा सकते हैं। इस वेबसाइट में आपको अल्फासिप के तीनों वेरिएंट्स के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आपको जिस वेरिएंट में भी इन्वेस्ट करने की इच्छा है, उस वेरिएंट के लिए आप हमारे वेबसाइट में एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट हमने इसलिए रखा है ताकि हम सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को कॉल करें जिनको हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। एक बार आप अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद हमारे सेल्स टीम की तरफ से आपको एक कॉल जाएगा और हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको और विस्तार से कॉल पे बताएंगे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इंसाइट्स मैंने इस वीडियो के दौरान आप सबके साथ साझा किया, वो सारे इंसाइट्स आपको पसंद आएंगे, आपके काम आएंगे। अगर ये इंसाइट्स आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।